नमस्कार, शक्ति है साक्षात में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर आकांक्षा। जीवन में एक सबसे अच्छा पड़ाव वो होता है जब हम दो रिश्ते आपस में एक साथ जुड़ जाते हैं विवाह के गठबंधन से, और विवाह को मजबूती देते हैं बच्चे। इसलिए हर नव दंपत्ति को इंतजार होता है नव जीवन का, यानी कि उनके अपने बच्चे का, अपने अंश का। लेकिन जब उन्हें ये पता चलता है कि उनके उस नव जीवन में उनके अपने अंश में कुछ सामान्य नहीं है, तो वो टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। फिर क्या होता है, कैसे वो खुद को संभालते हैं, और क्या वास्तव में उन्हें संभालना इतना आसान है? कुछ ऐसे ही विषय पर आज हम बात करेंगे, और इस विषय पर बात करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर मीता मुखर्जी को। तो चलिए मुलाकात करते हैं उनसे। डॉक्टर मीता, सवाल वहाँ से शुरू करते हैं जहाँ से आपकी जर्नी शुरू हुई है। जब आपके जीवन में एक नई कन्या का प्रवेश हुआ, आपके घर में बिटिया का आगमन हुआ, कौन सा क्षण था वो, कैसा क्षण था वो? नए बच्चे के आगमन के लिए रास्ता देखते हैं। हर माँ बाप को लगता है कि उनको एक स्वस्थ और सुंदर बच्चा हो, पर उनका सपना तब टूटता है जब उनको पता चलता है कि उनका बच्चा कुछ थोड़ा अलग है, सामान्य नहीं है, उसमें कुछ तो थोड़ी बहुत कमी है। उस बात को लेके पेरेंट्स थोड़े से एकदम शॉक्ड हो जाते हैं स्टार्टिंग में। वैसे हम लोग भी शॉक्ड हो गए थे जब हमको पता चला कि हमारी बेटी डाउन सिंड्रोम है। तब नागपुर में उसकी डिलीवरी हुई थी, और डॉक्टर सूर जो है वहाँ पे कि हो सकता है ये बच्ची डाउन सिंड्रोम हो। जब पियाली सिर्फ 15 दिन की थी, तो उस समय हम लोग एकदम शॉक्ड हो गए कि ये कैसी चीज़ है जो हमने पहले कभी जाना नहीं, सुना नहीं, इसके बारे में हमें कुछ पता नहीं है। एक अनजान रास्ता सामने लगा और हम दोनों बहुत घबरा गए, शॉक्ड हुए। फिर उसके बाद हम लोगों को लगा कि नहीं, डॉक्टर को शायद पता नहीं होगा, सही नहीं है, सही डायग्नोसिस नहीं हुआ है, हो सकता है कि ये बच्ची सामान्य हो। फिर थोड़े दिन बाद हम लोगों को ऐसा लगा कि नहीं, इस जो समस्याएं बोल रहे हैं वो, क्योंकि जैसे ही उसके विकास में विलम्ब होने लगा तब हम लोगों को लगने लगा कि उसमें कुछ समस्याएं हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कठिन समय होता है हर पेरेंट्स के लिए, ये स्वीकार करना कि उनका बच्चा जो है वो स्वस्थ सामान्य नहीं है। जी, एक तो डर बैठ जाना, फिर एक गिल्ट, हाँ, कि हमारे साथ ही क्यों, फिर एक ब्लेम कि भगवान ने ये अन्याय क्यों किया। तो वो कैसे आपने उसमें अपने आप को संभाला, कैसा वो समय था, किस तरह का सपोर्ट आपको परिवार से मिला? इस मामले में मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे हस्बैंड जो है उन्होंने बहुत अच्छा सपोर्ट दिया है। मुझे एक डर था कि पता नहीं इस बच्ची को मेरे परिवार वाले, मेरे ससुराल वाले या समाज इसको कैसे स्वीकार करेगा, ये मुझे थोड़ा सा डर था। बट मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे हस्बैंड ने बोला जो हुआ है और जैसे भी है, हम दोनों मिलके इसके लिए एक अच्छा जीवन उसके तैयार करेंगे। हम ये सोच के चलो कि हमको भगवान ने एक ऐसा मौका दिया है कि हम अपने बगीचे की जो फूल है, ये हमारी एक बगिया की एक फूल है, उस फूल को हम कितना अच्छे से बड़ा कर सकते हैं ये हम सोचेंगे। और वैसे ही मेरे ससुराल वाले, मायके वाले और समाज में मेरे जो फ्रेंड सर्कल है वो लोग ने भी हमें बहुत सपोर्ट किया है इस बच्ची को आगे बढ़ाने में, क्योंकि हमने कभी भी उसको छुपाया नहीं, हमने किसी से ये बात को छुपाया नहीं कि हमारे बच्चे में समस्या। हमने बोला कि नहीं, ये मेंटली हैंडीकैप्ड है, इसको डाउन सिंड्रोम बोला जाता है, क्योंकि हमारे परिवार के लिए एवं हमारे दोस्तों के लिए एक नया चीज था। तो वो लोग ने भी हमारा साथ पूरा दिया, और उसके लिए जो भी करना था परिवार वालों ने हमको फुल सपोर्ट किया है। जी डॉक्टर मीता, आपने न केवल खुद को संभाला, उस बच्चे की परवरिश बहुत अच्छे ढंग से की, बल्कि अपने जैसे और भी पेरेंट्स को ढूंढा। तो ये कैसे ख्याल आया कि मुझे ऐसे लोगों को तलाशना है, कैसे ये बात जहन में आई? जब मेरी बेटी जब छोटी थी और मैं मुंबई से जाके होम बाउंड प्रोग्राम्स लाती थी, तो मैं वहाँ पे जो स्कूल में जाती थी, वो थाने में एक स्कूल था, वो स्कूल में मुझे जाके वहाँ वेट करना पड़ता था। वो टीचर्स लोग मुझे होम बाउंड प्रोग्राम बना के देते थे कि आप रायपुर में जाके इस बच्ची को ऐसे ऐसे सिखाइए, फिर लेके आइए। तो वो अर्ली इंटरवेंशन के कुछ लेसन्स थे जो मुझे वहाँ वो उन लोग बैठ के सिखाते थे। तो मुझे वहाँ जब मैं उस बच्ची को लेके बैठी रहती थी, तब मुझे ऐसा लगता था कि वो लोग जो मुझे इतना देर तक इंतज़ार करा रहे हैं, और मेरी बच्ची रो रही है, भूख लग रही है या उसको अच्छा नहीं लग रहा है, मैं बैठी हूँ, तो मैं अपने को खुद को इतना सक्षम बनाऊं
कि कल की डेट में ऐसे बच्चे मेरे पास आए तो मैं उनके पेरेंट्स को बहुत राहत दूं, उनको ये एहसास कराऊं कि भाई मैं भी ऐसे बच्चे की माँ हूं तो आपके लिए मैं कुछ करना चाहूँगी। तो ये सोच मेरे दिमाग में वही बैठे आया और मैंने सोचा कि मैं अपने आप को खुद को सक्षम बनाऊंगी, और उस दिन से फिर मैं जुट गई कि मैं कैसे अपने आप को इस फील्ड में स्थापित करूं। जी डॉक्टर मीता, एक सवाल ये उठता है ना कि परिवार का सपोर्ट आपके साथ था, लेकिन आप जब दूसरे पेरेंट्स से मिले होंगे, हर किसी को सपोर्ट नहीं होता, स्पेशली महिलाओं पर ये आरोप लगा दिया जाता है बहुत आसानी से कि तुम्हारी वजह से बच्चा ऐसा हो गया या तुम्हारी प्रॉब्लम है तुम समझो। तो जब इस तरह के पेरेंट्स मिलते हैं तो कैसे आप कन्वे करते हैं उनको? बहुत ऐसे पेरेंट्स, आपने बिल्कुल सही प्रश्न पूछा है कि मैं ये जागरूकता समाज में जरूर लाना चाहूँगी कि अगर एक परिवार में ऐसा बच्चा होता है तो उसकी माँ का दायित्व नहीं होता है, वो अकेले दायित्व नहीं है, वो अगर हुआ है तो उसका दोष नहीं है, पर पूरा परिवार उसी को दोषी ठहराता है। और इस कारण से अभी तो हम मतलब मेरे सेंटर में मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स आ रहे हैं जिनके माँ ऐसे बच्चे होने से उनके पिता ने उनको छोड़ दिया और वो दूसरी शादी करके अपना घर बसा लिए, और वो माँ बेचारी मायके में आके इस बच्चे को लेके भटक रही है कि इस बच्चे के लिए मैं क्या करूँ, और उस बच्चे को छोड़ के वो जॉब भी नहीं कर पाती है क्योंकि उसको उसकी देखभाल कौन करेगा। तो ये एक बहुत विकट परिस्थिति हो जाती है उस माँ के लिए कि इस बच्चे को मैं जिंदगी को समाज में कैसे उसको स्थापित करूं। बहुत कठिन समय हो जाता है और ये वो अकेले जिम्मेदारी लेना पड़ता है क्योंकि उसके लिए सारे लोग यही सोचते हैं कि ये इसी के कारण ही बच्चा ऐसा हुआ है। जी, आप पियाली की परवरिश कर रहे थे तो बहुत सारे चैलेंजेस तो उस समय आपने भी फेस किए होंगे, क्योंकि आपने बताया कि आप बाहर जाकर मुंबई से ट्रेनिंग लेकर आती थी, अपनी बच्ची के लिए आप बाहर निकली, और जब आप उससे ट्रेनिंग दे रही थी तो किस तरह का आपको एक्सेप्टेंस मिल रहा था? पियाली का रिस्पॉन्ड कैसा था? जब मैं इनिशियली स्टार्ट करी वहाँ से प्रोग्राम लेके आके जब स्टार्ट करी तो मुझे बहुत फ्रस्ट्रेशन होता था क्योंकि बहुत जल्दी नहीं सीख पाती थी, बहुत स्लो सीखती थी। तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं उसको इतनी मेहनत कर रही हूँ, क्यों नहीं सीख पा रही है। फिर मुझे समझ में आया है कि उसका दोष नहीं है, ये तो मेरा है कि मेरा धीरज नहीं है और मुझे तरीका नहीं पता है कि उसको सिखाया कैसे जाए। जब मैं इस फील्ड में मैंने पढ़ाई किया, बीएड स्पेशल किया एंड एमएसडब्ल्यू किया, तो मुझे इस फील्ड में जब इस फील्ड का नॉलेज हुआ तब मुझे पता चला कि बच्चे का कोई दोष नहीं है, ये तो सिखाने वाले का दोष है जिसको पता ही नहीं कि उस बच्चे को कैसे सिखाना। तो उसके बाद पर इनिशियली मुझे भी बहुत फ्रस्ट्रेशन हो जाता था, कभी कभी चिड़चिड़ाहट हो जाती थी और वो बहुत हाइपर एक्टिव थी, 1 मिनट स्थिर नहीं बैठती थी। तो मुझे लगता था कि मैं उसको कैसे एक जगह बिठाऊं, उसको एक जगह सिखाऊं, ऐसा लगता था कि जब मैं मुंबई से होम बाउंड प्रोग्राम लाती थी। जी, आमतौर पर भगवान अगर कुछ कमी देता है ना तो उसमें कुछ खूबी भी दे देता है, तो कुछ खूबियां तो उस बच्ची में भी रही होंगी जो आपको बहुत ज्यादा आकर्षित करती होंगी या मोटिवेट करती होंगी, उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? सबसे बड़ी गुण तो मैं बोलूँगी कि वो इतनी सोशल थी और इतनी लवेबल चाइल्ड थी कि उसके लिए वो हर किसी के पास जाके बहुत जल्द ही सबको अपनी ओर आकर्षित करती थी। बहुत सुंदर भी थी और उसको डांस का बहुत पैशन था, मतलब वो बचपन से मुझे उसका वो डांस का पैशन दिखने लगा और मैं उसको डांस कराना शुरू कर दिया और उसको डांस क्लासेस लेके गई। पर टीचर्स लोगों ने जब देखा तो उस समय बहुत पहले की बात है, तब टीचर्स लोग नहीं समझ पाए कि इसको कैसे डांस सिखाना चाहिए, तो वो थोड़ा सा मना कर दिए कि हम नहीं सिखा पाएंगे। फिर मैंने खुद उसको वीडियोस देख देख के उसको मैं डांस सिखाने लगी और थोड़े दिन बाद मैंने देखा कि वो खुद ही बहुत जल्दी पिकअप कर लेती है डांस। उसको थोड़ा सा स्टेप सिखाओ तो बहुत, और उसका इतना आत्मविश्वास था कि वो स्टेज में बिल्कुल खुले जाके एकदम कॉन्फिडेंटली डांस करके चली आती थी, कहीं उसको कुछ ऑडियंस का डर नहीं होता था। वो चीज़ों में मुझे बहुत प्रभावित किया और सबसे बड़ी बात है वो जैसे उसको मैं सिखाती थी उस तरह से, मतलब धीरे धीरे मतलब वो इस तरह की हो गई थी कि सब मुझे बोलते थे कि ये तुम बेटी को तैयार नहीं कर रही हो, कंप्यूटर तैयार कर रही हो, उसको जैसे फीड कर रही हो वो वैसे ही आउटपुट देती थी। इतनी मतलब ट्रेंड हो गई थी, एकदम नियर टू नॉर्मल थी। आपने बातों में कहा कि वो ऐसा करती थी, मतलब पियाली अभी नहीं है? हाँ, ये मेरे साथ एक बहुत दुखद घटना घटी है कि कोविड के समय
हम 4 जन घर में थे, हम चारों को कोविड हुआ। उसको बाद में हुआ, पहले हम लोगों को हुआ, हमने उसको अपने से दूर रखा था, बट बाद में उसको हो ही गया। और उसका इम्यूनिटी बहुत वीक थी कि डाउन सिंड्रोम्स की रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बहुत वीक होता है, तो उसकी इम्यूनिटी कम थी। तो उसको कोविड होने से उसके ऑक्सीजन लेवल गिरने लगा, उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। और वो बहुत ताकतवर थी कि 1 हफ्ता तक उसने बहुत ताकत से लड़ाई किया। फिर आखिर में जब उसको आईसीयू में लेके गए, अपने पेरेंट्स से अलग किया गया, तो वो एक नए माहौल में संभाल नहीं पाई और वो नहीं रही। तो 21 अप्रैल 2021 में वो हमको छोड़कर चली गई। जी, तो ये प्याली ने आपके जीवन को जिस तरह से संवारा था, आपने प्याली को जिस तरह से संवारा था, अब ये जानना है कि ऐसे पेरेंट्स जब जिनको पता चलता है, फाइनेंशियली जो बहुत स्ट्रांग नहीं होते, पढ़े लिखे नहीं हैं, उन्हें जब पता चलता है कि उनका बच्चा नॉर्मल नहीं है, फिर वो कैसे खुद को संभाले? यहाँ मैं एक चीज़ आपको बोलना चाहूँगी कि मैंने प्याली को नहीं संभाला, वो मुझे तैयार करके गई। कि ये एक चीज़ मैं हमेशा सोचती हूँ कि वो आई थी मुझे तैयार करने के लिए। और बाकी पेरेंट्स के लिए तो मैं ये बोलूँगी कि अगर वो अपने बच्चे को थोड़ा सा प्यार दे और थोड़ा धीरज रखे और उस बच्चे को धीरज रखकर सिखाएं, तो बहुत सारे सीवियर बच्चे भी बहुत सारे काम सीख जाते हैं। वो सीखने का जो वो होता है, वो हर पेरेंट्स को लगता है कि ये बच्चा कुछ नहीं सीख पाएगा अपनी ज़िंदगी, इसमें कुछ काबिलियत नहीं है। ये जो फर्स्ट ही जो नेगेटिव थॉट्स, जो एक नकारात्मक अप्रोच जो पेरेंट्स का होता है ना, वही बच्चे के जो काबिलियत है उसको नाश कर देता है। कि वो उसको अपने हाथ से ही नहलाते रहेंगे, बड़ा होते जा रहा है, उसको खाना खिलाते जाते हैं, उसके टॉयलेट धोते जाते हैं, ये नहीं सोचते कि उसको सिखाया जाए ताकि आगे हमारे लिए ही अच्छा होगा। उनको लगता वो नहीं कर पाएगा, वो नहीं कर पाएगा, और वो लोग उसको कराते रहते, जिससे उस बच्चे की काबिलियत जो होती है वो ख़त्म हो जाती है, वो बच्चा नहीं कर पाता है। तो ये चीज़ें मैं पेरेंट्स को बोलना चाहूँगी कि उसकी जो काबिलियत है उसको पहचाने, क्योंकि हर बच्चे के अंदर कुछ ना कुछ अच्छे गुण होते हैं। उसके गुण, उसका जो स्ट्रेंथ है उसको पहचान के मजबूत बनाए, ना कि उसकी वीकनेस का रोना रोते रहे कि ये नहीं है, वो नहीं है। नहीं है को ना करे, जो है, जो बचा है उसको कैसे और संवारे, ये बात को सोचना ज़्यादा ज़रूरी है पेरेंट्स के लिए। जी, आपसे बातों का सिलसिला जारी रहेगा, बहुत सारी मोटिवेशनल चीज़ें हमें सीखने को मिल रही हैं। डॉक्टर मीता, अब सवाल ये उठता है कि आपकी एक बच्ची के बाद दूसरी बच्ची भी हुई, तो जब बच्ची होने वाली थी तो कोई डर सता रहा था कि अब ये नॉर्मल होगा या नहीं? बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा घर वाले लोग सब डर गए थे। सभी को ये लग रहा था पता नहीं अगर सेकेंड चाइल्ड भी ऐसा हो जाएगा। तो हम तो जब सेकेंड चाइल्ड के लिए गए थे तो एक बार टेस्ट भी कराए, और जिससे वो टेस्ट कराने से वो बच्चा एबॉर्ट हो गया। तो फिर उसके बाद जब मेरी सेकेंड बेटी के लिए जब हमने वो किया, तो तब मैंने एकदम ठान लिया था कि अब मैं कोई टेस्ट नहीं कराऊंगी, है ना। तो सभी को लग रहा था कि पता नहीं ये नॉर्मल होगी कि नहीं। वो पूरा 9 महीने उसके फादर तो बहुत टेंशन में रहे, मेरे घर वाले भी टेंशन में रहे। बट जब हो गई और जब डॉक्टर ने डिक्लेयर किया कि वो सब सामान्य है, तो उस चीज़ को उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से खुशी घर में लेके आई कि वो बच्ची एकदम सामान्य है। जी, जब घर में एक बच्चा ऑलरेडी स्पेशल है, फिर दूसरे बच्चे की परवरिश में कहीं ना कहीं वो चीज़ें तो कसौटी होंगी ना कि आपको एक बच्चे को ऑलरेडी बहुत अटेंशन देना है, फिर अब दूसरे की भी परवरिश करनी है, और फिर वो बच्चा जो अभी नया आया है वो अपनी दीदी को वो एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी, ये कितना चैलेंजिंग था आपके लिए? बहुत ज़्यादा, इनिशियली तो बहुत ज़्यादा था, पर बाद में मैं मुझे बहुत खुशी होगी जान के कि जब मेरी बेटी, जो दूसरी जो छोटी बेटी थी, वो जब धीरे धीरे बड़ी होने लगी, उसको पहले तो समझ में नहीं आता था, बट उसने अपनी दीदी को बहुत प्यार करती थी, बहुत प्यार करती थी, उसका बहुत ख्याल रखती थी। उसको इनिशियली समझ में नहीं आता था कि ये क्या है प्रॉब्लम, बट जब वो थोड़ी सी बड़ी हुई, जब 2nd 3rd क्लास में गई थी, तभी उसको समझ में आने लगा कि ये बच्ची जो है ये सामान्य से अलग है। मुझे ये एक इंसिडेंट याद है, जब उसकी क्लास की टीचर ने उसको पूछा कि बेटा तुम्हारी और कौन से भाई बहन हैं, तो जो क्या ये स्कूल में ही पढ़ते, तो वो बोली नहीं, मेरी एक दीदी है वो स्पेशल है।
तो उसकी टीचर ने बोला स्पेशल है मतलब, मैं तो नहीं समझी। तो बोले कि उसने फिर उतनी छोटी सी बच्ची ने उसको बताया कि वो मेंटली रिटार्डेड है और वो ऐसे स्कूल में पढ़ती है, स्पेशल स्कूल में, और वो बहुत सारी चीज़ें की ट्रेनिंग पा रही है और मेरी मदर भी ऐसे बच्चों को ट्रेन करती है। तो उसकी मैडम को इतना प्राउड फील हुआ, उसने मुझे अपने पेरेंट्स मीटिंग में बताया कि मुझे अच्छा लगा कि आप अपनी बच्ची को भी इतना अच्छा ट्रेंड कर रही हो, छोटी सी बच्ची को, कि वो अपनी दीदी को फुल्ली एक्सेप्ट करती है, उसको स्वीकार कर ली है और वो मानती है कि वो उसके भविष्य में उसके लिए एक जिम्मेदारी होगी। ये बात का वो बहुत छोटेपन से ही इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया कि ये मेरी दीदी जो स्पेशल है, इसको मुझे ही देखना है आगे चल के। जी, ये आपके लिए बहुत सहारा भी हुआ एक तरह से। जब आपने इस तरह का स्कूल रन किया तो बहुत आसान से तो कोई रास्ते होते नहीं हैं और निश्चित रूप से बहुत सारी कठिनाइयां उस समय भी आपको फेस करनी पड़ी होगी। तो कैसे आपने उन चैलेंजेस को स्वीकारा, कैसे ये तय किया कि आपको स्कूल रन करना है? एक्चुअली क्या है, जब हम ये सब बच्चों को ट्रेन कर रहे थे, उस समय ही मैंने कुछ मदर्स को एकजुट किया और 6 मदर्स और एक फादर को लेके मैंने एक सोसाइटी फॉर्म किया और उसका नाम रखा जागरूक पेरेंट्स एसोसिएशन। उसकी मीटिंग मैं गांधी उद्यान में किया करती थी क्योंकि सब पेरेंट्स वहाँ एकजुट होके हम लोग मीटिंग करते थे और इस समिति को हमने फॉर्म किया। उस समिति को फॉर्म करने का उद्देश्य था कि हम पेरेंट्स को सही दिशा दिखाएंगे आगे चल के। तो ये इसको फॉर्म करने में इनिशियली तो बहुत सारे स्ट्रगल्स करने पड़े और पहले तो मैंने इसको एक डेवलपमेंटल सेंटर के रूप में चलाया, फिर उसके बाद मैंने उसको स्पेशल स्कूल और कॉलेज के रूप दिया उस फाउंडेशन को। तो चैलेंजेस तो मुझे बहुत आए हैं, आज भी आ रहे हैं, फिर भी हमको ये सोच के कि मुझे पियाली की लेगेसी को आगे लेके जाना है और इस पियाली जो सिर्फ छत्तीसगढ़ में नहीं, उसके आसपास के जितने स्टेट है वहाँ भी उसने जागरूकता लिया है क्योंकि वहाँ के भी लोग आके हमारे पास ट्रेंड होके जा रहे हैं। मैम, अब ये जानना चाहते हैं, हमने सुना है कि आपने एक किताब भी लिखी है जिसका हाल ही में विमोचन हुआ है, उसके बारे में हमें बताएं। पियाली जाने के बाद से उसके देहांत के बाद मैं बहुत ज़्यादा टूट चुकी थी, तो उससे उभरने के लिए तब मुझे एक ही रास्ता दिखा कि मैं एक किताब उन पेरेंट्स या प्रोफेशनल्स के लिए मार्गदर्शक बनूं कि जो अपने जीवन में ऐसे चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। तो मैंने एक बुक निकाले हैं, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एन इम्पैक्ट ऑन द फैमिली। उस बुक में मैंने ऐसे बच्चों के पेरेंट्स के लिए बहुत अच्छा रास्ता दिखाया है कि हम कैसे समस्या को परसेप्ट करते हैं, परसेप्शन के बारे में बताया है और उसके बाद वो कैसे एटीट्यूड बनता है हमारा, हम उस बच्चे के प्रति कैसे एटीट्यूड डेवलप करते हैं और उस समस्या से हम कैसे कोप अप करें, ये बहुत ज़रूरी है। तो पेरेंट्स लोगों को बहुत अच्छा लगेगा ये किताब और ये सीएम भूपेश बघेल जी ने ही इस किताब का विमोचन किया है। तो मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ उनको कि उन्होंने अपना बहुत सक्रियता दिखाया, उन्होंने फॉरवर्ड दिया और उन्होंने इस बुक का विमोचन करने के लिए राजी हुए। जी, निश्चित रूप से आपका जो ये परिश्रम है ना, वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़कर लोगों का राह जो है प्रशस्त कर ही रहा है, लेकिन हम आशा करते हैं कि आपने जिस तरह से शक्ति दिखाई है वो दूसरों के लिए भी शक्ति बन गई है। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। राहें फूलों भरी हुई जरूरी तो नहीं, कांटों से होकर गुजरने में जो अलग मजा है वो कहीं और कहाँ। शक्ति है साक्षात में हम मिलते हैं कुछ ऐसी महिलाओं से जिनके दम पर ये दुनिया एक अलग मुकाम पर पहुंच रही है। आशा करते हैं कि आज की ये मुलाकात आपको हमेशा याद रहेगी।